हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं फिर से लेके आया हूं आपके लिए रेलवे एग्जाम 2026 के लिए एएलपी पेपर, जो कि हुआ था 26 नवंबर 2024 के सेकंड शिफ्ट में। और अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाएं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कहता है कि 2 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 40 वर्ष है। सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है, ये आपसे पूछा है। जब भी आपको योग दिया हो तो आप क्या करें, और डिफरेंस सेम सेम हो, यानी कि एक सीक्वेंस में हो, यानी कि एपी में हो या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो आप एवरेज के तरीके से निकालेंगे तो ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। तो एवरेज इसका क्या होगा मेरे भाई? एवरेज आप बता देंगे कि कोई बता देगा कि योग कितना है 40 और बच्चे कितने हैं, तो बच्चे हैं टोटल 5, तो एवरेज इसका कितना आ जाएगा 8। और जैसे ही आपको एवरेज पता चल गया और पता है कि सारे बच्चे क्या है, 2-2 के अंतराल पे है, तो पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, पांचवा बच्चा। जो एवरेज वाला बच्चा होगा वो बीच में रहा होगा, तो बीच में कौन सा होगा? 8 साल वाला होगा, यानी कि 8 है तो अगला वाला कितना होगा? 10, और अगला वाला 12, और ये वाला 6 और ये वाला 4। अब आपसे जो पूछे आप बता सकते हैं। और आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है, तो बड़े बच्चे की आयु कितना हो जाएगा? 12 साल आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कहता है कि 500 के अंकित मूल्य पर 25% और 8% की दो क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु x रुपए में बेची जाती है, तो x का मान बताइए। यानी कि आपको दो सक्सेसिव छूट दिया गया है अंकित मूल्य पर, यानी कि मार्क प्राइस पर। तो आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं, तो लेकिन सबसे आसान तरीका है आप 500 लिखें और बोले कि 25% छूट दिया हो, तो बेचा कितना में होगा? 75 में। 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/4, यानी कि 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3/4। और फिर 8%, अब ये क्या होगा? 75%। फिर से इस पे 8% का छूट दिया होगा, तो कितने में बेचा गया होगा? 92% पे, क्योंकि आपको पता है कि 100 में से 8 चला जाएगा तो 92 आएगा। अब यहाँ से करेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा, ये 4 से 4 नहीं 8, और 4 तिया 12, तो 15 गुना 23 आप करेंगे तो आपका क्या आएगा आंसर? 15 गुना 23 गुना 15, 345 आपका राइट आंसर होगा। 300 और 30, 345 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि 10 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए किस स्थिर चाल को बनाए रखना चाहिए? यानी कि आपको 10 घंटे में कितना चलना है? 10 घंटे में 600 किलोमीटर चलना है, तो आपसे स्पीड पूछा है। तो स्पीड क्या होता है? ये तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटा समय। बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि कितना है? 600 किलोमीटर चलना है और 10 घंटा दिया है, तो आप किस स्पीड से जाएंगे? तो 60 के स्पीड से जाएंगे, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा आपका? चाल होना चाहिए, एक कांस्टेंट चाल होना चाहिए, ठीक है। बोला 3 वर्ष पहले 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी। तब एक लड़के का जन्म हुआ और परिवार की औसत आयु आज भी वही है, तो लड़के की आयु बताइए। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 3 साल पहले औसत अगर 19 थी 6 लोगों की, तो आज 6 लोगों की, वो जो 6 लोग थे उसकी आयु, प्रेजेंट आयु कितनी होगी? तो हर लोग 3-3 साल बढ़ेगा। तो आज जो है 6 लोगों की, जो 6 लोग थे, 6 लोगों की कुल आयु क्या होगी? कुल आयु आप बताएंगे। 19 नहीं, 19 में 3 जुड़ जाएगा, हर आदमी 3-3 साल बढ़ेगा, तो 19 3 22 इंटू 6, यानी कि सम कितना आ जाएगा? 132, ठीक है। अब क्या हो गया? लेकिन बोल क्या रहा है कि आज भी 19 साल ही है, तो अब लोग कितने हैं? 7 लोग हैं, बच्चे लगाकर, यानी कि 7 लोगों, यानी बच्चों लगाकर कितना है? 7 लोगों की कुल आयु आप बताएंगे कितना होगा? 19 गुना 7, 19 7 33, यानी कि 133 होता है। यानी कि जो एक एक्स्ट्रा आदमी आया है आज, अगर वो नहीं होता तो टोटल सम कितना होता है? 132। अब उसके आने से कितना है? 133। तो बच्चे जो है, चाइल्ड है, चाइल्ड की एज क्या होगा? तो आप बताएंगे 133 में से 132 घटा देंगे, क्या आएगा आंसर? 1 वर्ष आपका राइट आंसर होगा, यानी डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आसान था, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन कहता है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई धनराशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो उसी दर से वह कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी? जब भी आपसे बोले कि 16 गुनी हो जाएगी, तो आप चक्रवृद्धि ब्याज का एक बात ध्यान रखें कि अगर क्या है कि 10 वर्षों में कितनी हो रही है? 2 गुनी हो रहा है,
तो ये कितना हो रहा है, अब क्या बोल रहा है कि ये 8 गुनी नहीं 16 गुनी, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 4। तो आपको अगर इसका पावर है तो इसके ईयर में गुना होता है, यानी कि 40 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। आप इसको ऐसे याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन पेन उठाते ही सॉल्व हो जाएगा। बाकी आपको इसको समझाने के कई सारे तरीके हैं, मैं एक तरीका और बताता हूँ। जैसे मान के चलें राशि 1 से 2 हुआ होगा, फिर 2 से क्या हुआ होगा 4 हुआ होगा, फिर 4 से 8 हुआ होगा, यानी कि 1 से 2 होने में 10 साल लगा होगा, फिर 2 से 4 होने में भी 10 साल लगा होगा, फिर 10 साल लगा होगा, फिर 8 से 16 होने में भी कितना लगा होगा 10 साल। तो आप बताएंगे 10 20 30 40, अब भी 40 साल आंसर आएगा। बाकी फॉर्मूले से भी करेंगे तो फॉर्मूले से भी प्रूफ कर दूंगा, बट आप ऐसे याद रखें क्वेश्चन रिपीटेड है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है, बहुत आसान है और हर एक एग्जाम में हर एक बुक में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बोलता है दो कोण पूरक है, बड़ा कोण छोटे कोण के 5 गुने से 6 कम है, तो बड़े कोण का माप क्या है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आपको समझना पहले कि पूरक कोण क्या होता है। जब भी दो कोण का योग 90 डिग्री हो तो वो पूरक कोण होता है, और जब 180 डिग्री हो तो वो समपूरक कोण होता है। ठीक है, तो पूरक कोण क्या है, सम अगर मान पहला कोण x है दूसरा y है, अगर इसका सम 90 डिग्री है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि ऐसे करके है 90 डिग्री मान के जो लाइन है, तो इसी पे एक एंगल दूसरा एंगल, दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि दो कोण पूरक हैं, बड़ा कोण छोटे कोण के 5 गुने से 6 कम है, तो बड़े कोण का माप क्या है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो आपको पता होना चाहिए कि पूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है। अगर पूरक कोण है तो दो कोणों का योग जब 90 डिग्री हो तब वो क्या होता है, पूरक कोण होता है, और जब 180 डिग्री हो तब वो संपूरक कोण होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर मान के चलते हैं पहला कोण अगर x है, पहला कोण अगर x है, दूसरा कोण अगर y है, तो इसका योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। अब बोला कि बड़ा कोण छोटे कोण के 5 गुने से 6 कम है, बड़ा कोण छोटा कोण बड़ा हो गया, तो छोटा कोण बड़े कोण के, एक मिनट मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको अगर मैं बड़ा मान लूं और इसको छोटा मान लूं, ये छोटा मान लूं, ठीक है, तो छोटा कोण क्या है, छोटा कोण बड़े कोण के 5 गुने से 6 कम है, बड़ा कोण छोटे कोण के 5 गुने से 6 कम है, तो ये क्या हो जाएगा y 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये बड़ा है तो ये कितना है 6 है, यानी कि छोटा वाला कोण बड़ा हो गया है, इस कारण से ये 6 आ गया डिफरेंस। ये वाला इससे कट जाएगा और ये क्या जाएगा 6y, मैंने दोनों को जोड़ दिया और ये 96 आ गया, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है x, यानी कि बड़ा कोण पूछा है, तो x क्या हो जाएगा 90 में से आप घटाएंगे 16, तो आपका कितना आ जाएगा 74 आपका करेक्ट आंसर, यानी कि सी आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, इसमें ग्राफ नहीं है, मैं ग्राफ से ऐड कर देता हूं। दिख रहा है, आपको हो सकता है नहीं दिख रहा हो, ठीक है, बट मैं समझा देता हूँ, आसान है, अगर कठिन रहा तो मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा कि ये दिक्कत ना हो। क्या बोला, खेल और योग में भाग लेने वाले, तो स्पोर्ट यहाँ पर लिखा हुआ है जिसके ऊपर में 25 लिखा हुआ है, ठीक है, और क्या लिखा हुआ है योग, जो यहाँ योगा लिखा हुआ है इसके ऊपर 15 लिखा हुआ है, और बोला क्या कि दोनों में भाग लेने वाले छात्रों का औसत कितना है। तो आप क्या करेंगे, औसत तो जानते हैं निकालने के लिए, आप दो ही लोग हैं तो सम कितना हो जाएगा 40, और दो लोग हैं 2 से डिवाइड हो जाएगा 20, आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि अमृता अमृता अपनी बहन से 2 वर्ष बड़ी है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवाता हूँ। बोला जा रहा है कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, आपको ये एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब एक बच्चा होगा जो सोचेगा मैं पूरा बेसिक से करूं और पूरा का पूरा लिखता जाएगा, उसका आंसर जल्दी आएगा नहीं। लेकिन वही एक स्मार्ट अप्रोच भी होता है, जब ऑप्शन आपको दिया होता है तो क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती है। कैसे, आप देखेंगे कि क्या हम किसी एक चीज पे फोकस करते हैं, जैसे मुझे यहाँ 3b² दिख रहा है, यहाँ 2b² दिख रहा है, यहाँ b² दिख रहा है, यहाँ 3b², तो हम देखेंगे कि बी स्क्वायर में क्या आएगा। तो यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता, बेसिक तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे चीजों को एक बार
ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो जिसके कारण यहाँ से 2b² आएगा। ठीक है, और फिर से देखेंगे यहाँ पे फिर कहीं से b² नहीं आने वाला है, और यहाँ से भी कहीं से b² नहीं आने वाला है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है +b²। तो हमें ये पता चल गया कि आंसर में ऑप्शन में 3b² होना कंपलसरी है। तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें 2b² है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसमें b² है तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। लेकिन अभी भी मेरा ऑप्शन इसमें फंस गया है, तो अब मैं सी पर फोकस करूंगा। यहाँ पर c² है ही नहीं, यहाँ पर c² है, तो मैं देखूंगा क्या c² बन सकता है। तो आप देखेंगे तो यहाँ से ये बी वाले में से कहीं से c² नहीं आएगा, लेकिन जब c को इस सबसे गुना करेंगे तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस c² दिख रहा है, और कहीं पर c² बनता हुआ दिख रहा है तो नहीं, कहीं पर c² बनता हुआ नहीं दिख रहा। यानी कि इसका मतलब है 1 + c² भी होना चाहिए, यानी कि ये वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, और ये आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऑप्शन से अगर आप करेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अप्रोच करना है कि किसी एक पर फोकस करना है और उससे देखना है कि कौन सा ऑप्शन कट जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि पहली 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। जब भी ये इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको अगर पहला नंबर और लास्ट नंबर पता हो तो आप एवरेज बता सकते हैं। एवरेज क्या होता है? एवरेज फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या होगा? प्राकृतिक संख्या कितने से स्टार्ट होती है? 1 से, 1 2 3 इस तरीके से चलता जाएगा और ये 30 तक जाएगा। तो पहला नंबर कितना है? 1, और लास्ट नंबर कितना है? 30, और जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 31 का आधा 15.5, यानी कि आपका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। अब बोला कि पेड़ के पैर से 300 मीटर दूर जमीन पर एक बिंदु से एक छोटे पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि बोला कि एक पेड़ है इस तरीके का, और यहाँ से एक डिस्टेंस है जहां से इस पेड़ का जो है ये एंगल कितना है? उन्नयन कोण ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा पेड़ है, ये हमारा क्या है? पेड़ है। अब बोला कि जब पेड़ बड़ा होता है, ये धीरे धीरे पेड़ क्या होगा? बड़ा होता है, जैसे इंसान बड़ा होता है वैसे पेड़ बड़ा होता है। उस बिंदु से, अब इसी बिंदु से एंगल फिर से बता रहा है आपको, ये बिंदु से ही, कि अब जो एंगल है ये 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो पेड़ कितना बड़ा हुआ? यानी कि आपसे अब क्या पूछ रहा है? अब आपसे पूछ रहा है ये वाला हाइट आपसे पूछा जा रहा है, ये वाला हाइट आपसे पूछा जा रहा है। अब आप क्या करेंगे? जो आपको मैंने रेशियो बताया है कि 30 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री, तो इसके सामने 1 होता है, इसके सामने √3 होता है। अगर ये रेशियो आपको पता है तो आप इजीली कर पाएंगे, जल्दी कर पाएंगे। तो इस 30 के सामने यहाँ क्या होगा? 1, और यहाँ पर कितना एंगल बन रहा होगा? 60, तो इसके सामने क्या होगा? √3। ठीक है, अब ये 60 है तो इसके सामने, टोटल के सामने कितना बन रहा होगा? √3, और यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर 30 बन रहा होगा, तो इसके कारण यहाँ पर क्या बनेगा? 1। ठीक है, अब ये 1 यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको? यहाँ कोई बोल रहा है 1, कोई बोल रहा है 3, तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे इसको भी अगर हम √3 बना लें तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा? तो √3 से। क्योंकि हम बाहर बड़े वाले पे काम करें तो ये √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी किससे? √3 से मल्टीप्लाई होगा। ऐसा क्यों किए? क्योंकि ये सारी चीजें रेशियो में होती है। अगर हम ये वाले बड़े वाले एंगल में √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब ये √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आ जाएगा ये 3, और ये यहाँ क्या है? √3। अब आपसे क्या दिया है कि आपको दिया था इस जगह से इस जगह का डिस्टेंस, यानी √3 का वैल्यू कितना दिया था आपको? ये दिया था आपको 300 मीटर, और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा अगर ये पूरा का पूरा 3 है, ये 1 है, तो ये वाला पार्ट कितना रह गया होगा? ये 2 पार्ट रह गया होगा। तो आपसे 2 का वैल्यू पूछा है, √3 का वैल्यू 300 है, तो 2 का वैल्यू अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे? 300 बटा √3 इंटू 2। अब यहाँ रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिसके कारण क्या आएगा? नीचे √3 आएगा, √3 इंटू √3 3 होगा। इससे ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? कट जाएगा 3 से 100 बार में, तो ये कितना हो जाएगा? 200 √2। √3 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, यानी कि बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने रेशियो का यूज किया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बोला कि एक बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 792 है तो बेलन का आयतन कितना है? बेलन का आयतन, और आपको पाई का वैल्यू कितना बोला है लेने के लिए? 22/7। तो 22/7 देखते हैं, आपके ध्यान में आना चाहिए। अगर आयतन है तो उसमें पाई रहा होगा, यानी कि जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम लोग चेक करते हैं। आपको पता है कि 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं? 5 और 0 5 और 6 3 9।
तो ये ना ही 11 आया ना ही 0 आया, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये 5 5 10 और ये 6 16, या तो 16 आया या तो 4 आया, 5 5 10 और ये 6, तो इसका डिफरेंस कितना आया, 4 आया, ये भी नहीं हो सकता। ये इसका कितना आया, 9 और 9 0 आया, तो कितना होना चाहिए, या तो 0 या तो 11, तो वो 11 का मल्टीपल है। और ये वाला भी देखते हैं, तो 5 1 6 और 7 2 9, ये भी नहीं है, तो आपका सी क्या होगा करेक्ट आंसर। यानी कि अगर आपको इस तरीके से करते हैं तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आंसर में 2 11 का मल्टीपल होता तब आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना था। कैसे करते हैं आप उसको, आपको बोला गया है कि बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। त्रिज्या अगर r है तो हाइट क्या है, बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से h, अगर h जो है h है, बेलन की त्रिज्या ऊंचाई से h प्लस 5 है। ठीक है, यानी कि अगर हाइट h है तो रेडियस क्या है, h प्लस 5 है, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया क्या दिया है, ये दिया है, होता क्या है फॉर्मूला इसका 2 पाई आर एच होता है, जिसका वैल्यू कितना दिया है 792। जब यहाँ से आप 2 रखेंगे और 22/7 रखेंगे आप पाई का वैल्यू, और आर कितना है, आर एच प्लस 5 हम यहाँ से कर लेते हैं, और ये एच है, तो ये कितना होगा 792। ठीक है, अब आप देखेंगे ध्यान से, तो ये 11 दूनी 22, 11 7 77, 11 दूनी 22, यहाँ से 4 आएगा, 18 चौका 72। तो आप देखेंगे कि h प्लस 5 इंटू 5 इंटू एच इक्वल टू कितना हो गया 18 इंटू 7। अब तो एक तरीका ये है कि आप इससे यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच स्क्वायर आएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, लेकिन आप दिमाग लगाएंगे कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको तोड़ने के बाद h प्लस 5 और h आ सकता है। तो इसी को आप थोड़ा बहुत उलट पलट के देखेंगे, ये कितना है 18 इंटू 7 है। अगर मैं इसको 9 इंटू 14 लिख दूँ तो क्या ये 5 का डिफरेंस आ रहा है, हाँ ये 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब एक टर्म जो है 9 रहा होगा और दूसरा टर्म कितना रहा होगा, ये पूरा का पूरा ये 14 रहा होगा। ठीक है, ये कितना रहा होगा 9 और ये प्लस 5 14। तो आपको पता चल गया कि रेडियस कितना है हमारा, रेडियस हमारा h कितना है, h हमारा 9 है, और रेडियस कितना निकल गया, रेडियस निकल गया 14। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या निकालेंगे, अब आपसे पूछा क्या है, बेलन का आयतन पूछा है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेलन का वॉल्यूम का, बेलन वॉल्यूम क्या होता है बेलन का, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू कितना दिया है, अगर आपको पाई आर स्क्वायर, अगर ये मैं डायरेक्ट बता एक बार नहीं करते हैं, पूरा ही करते हैं, 22/7 14 गुना 14 इंटू 9, यहाँ से करेंगे 7 दूनी 14 और ये 44 इंटू 9। ठीक है, 44 इंटू 14 इंटू 9। अब यहाँ से करेंगे क्या होगा, 14 26 से 126 गुना 44 आपको करना है। तो आप भी देखेंगे लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा, और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 126 गुना 44, 6 चौक 24 बर चौक 48, 1 48 2 50, और ये 504 0455 1544 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लेंदी था। अगर आप 11 का मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि 11 का मल्टीपल होगा तो क्वेश्चन आप कर सकेंगे बहुत कम टाइम में। ठीक है, लेकिन आपको इसमें ध्यान रखनी होती है कहीं आपसे कुछ मिस्टेक ना हो मल्टीपल चेक करने में। किसी वस्तु का कर 10% घटाया गया और खपत 20% बढ़ी तो कर राजस्व में कितनी वृद्धि हुई। जब भी इस तरह का बात बोले कर राजस्व में कितनी वृद्धि हुई, कर राजस्व बराबर क्या होता है आपको बात समझना होगा। कर राजस्व क्या होता है, खपत यानी कि जो कंजम्पशन है, जितने पैसे आपका है, और जो रेट है इनटू दर, या कर का दर जो होता है, कर का दर, कर रेट, कर परसेंटेज भी बोल सकते हैं आप। तो आप बोलेंगे क्या, जब भी ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई में हो तो आप ऐसे, जब भी कोई सिचुएशन ऐसा बने जब भी मल्टीप्लाई में हो, तो वहां पे हम लोग किसका कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, हम लोग सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आराम से लग जाएगा, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100, यानी कि परसेंटेज चेंज अगर आपको निकालना हो। ठीक है, तो ये वाला तरीका आप आसानी से लगा सकते हैं मेरे भाई, आसान तरीका है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको ए का वैल्यू क्या लिखना है -10, और बी का वैल्यू कितना है +20, प्लस -10 गुना 20 बटा 100। जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या होगा 10, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा -2,
तो आंसर क्या हो जाएगा +8, यानी ये क्या हो पता चलेगा 8% का बढ़ोतरी हुआ होगा कर राजस्व में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि आपसे पूछा गया कि इसका वर्गमूल क्या होगा। अगर आपसे ये चीज ना पूछ के मैं सिर्फ ये बात पूछूं कि 341056 इसका वर्गमूल बताइए, तो आप क्या बताएंगे कि ये वाला आंसर होगा 584। ठीक है, इसका वर्गमूल मैं आपसे पूछूं तो क्या बताएंगे, ये होगा। लेकिन आपको बोल दिया क्या कि इसके 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4 यहाँ पर एक डेसिमल लगा देते हैं, तो इस साइड में क्या होगा, इस साइड में क्या होगा, इस साइड में भी आपका डेसिमल शिफ्ट होगा। लेकिन आप जैसे स्क्वायर के अंदर से डेसिमल हटाते हैं, ये 4 डिजिट के बाद है, तो यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, यानी कि 5.84 आएगा आंसर करेक्ट। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं इसका ये वाला टर्म नीचे में 1000 लिख दूं, 1 2 3 4 4 डिजिट, तो इसका जब स्क्वायर रूट निकलता है तो कितना आएगा 1/100, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 5.84 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज के कोण इतने इतने के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर बताइए। तो आपको पता होना चाहिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, और आपको दिया कितना है 5 5 5 2 7 7 7 14 7 14 14 और 10 24 24 का वैल्यू कितना दिया है आपको पता है कि ये 360 डिग्री होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। और आपसे पूछा क्या है, आपसे 2 और 8 का डिफरेंस पूछा है, आपसे पूछा बड़ा कोण और छोटे कोण का अंतर, तो 8 का वैल्यू आपसे पूछा है। तो आप देखेंगे क्या हो रहा है, ये इसका 1/3 हो रहा है 1/3, तो इसका भी 1/3 कितना हो जाएगा 120 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 120 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऐसे भी आप कर सकते हैं 360/24 और 8 का वैल्यू पूछा है, तो ये आंसर 8 या 24 और ये 120 बार में लिखने का सारा तरीका है। आप ऐसे लिखो वैसे लिखो, सारी चीजें एक ही बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सहअभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है। जब भी आप पढ़ते हैं कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है, तो आप पढ़ते हैं कि ऐसी दो संख्या जिसके बीच का एचसीएफ क्या हो 1 हो, वही संख्या क्या होता है सहअभाज्य संख्या। तो बस इसका डेफिनेशन में ही ये छिपा हुआ है कि इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2.25 लीटर से आम के पेय की बोतल से 45 मिलीलीटर कितने छोटे गिलास भरे जा सकते हैं। मान के चलिए एक बड़ा सा डब्बा है जिसमें कितना है 2.25 लीटर आम का रस डाल दिया है, तो बोला कि छोटा छोटा जो ग्लास है उससे 45 ml जिसमें एक गिलास में आता है, तो कितने गिलास भरे जा सकते हैं। तो आपको क्या पता करना है कि छोटा छोटा गिलास उसको कितने बार में डिवाइड कर देगा। तो हम अगर निकालेंगे नंबर ऑफ ग्लास, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये ml में दिया है तो इसको ml में बदल लेते हैं, तो 2.25 आपको पता है कि जब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ml में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको किससे डिवाइड करना 45 से, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आएगा और इससे 2 जीरो चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 225 0/45। यहाँ से देखेंगे तो आंसर 0 होना चाहिए लास्ट में, तो ये दिख रहा है। बाकी इसको अगर आप कटाएंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में कटता हुआ दिख रहा है, तो ये कितना बार में चला जाएगा 50 बार में, तो आंसर आपका 50 आ जाएगा। ठीक है, या 9 से कटाएंगे फिर 5 से कटाएंगे तब भी आंसर यही आएगा। अगला क्वेश्चन बोला है, अगला क्वेश्चन कि रवि और कुमार एक असाइनमेंट पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और रवि को कंप्यूटर पर 30-32 टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं, जबकि कुमार को 40 पृष्ठ टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं। तो दोनों अलग अलग कंप्यूटर पर कार्य करते हुए एक साथ कितना टाइम लगेगा उसको 110 पृष्ठ टाइप करने में। ठीक है, असाइनमेंट को टाइप करने में। तो इसका मैं 2 तरीका आपको बताऊंगा। एक तरीका जो मैं बनाता हूँ वो तरीका काफी आसान है, बस आपको कुछ नहीं सिर्फ छोटा सा कैलकुलेशन करना है और आपका आंसर आ जाएगा। बाकी वो एमडीएच तरीका जो आपने पढ़ा है तो उससे भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे देखें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर मैं आपको बोल दूं कि 110 पृष्ठ असाइनमेंट टाइप करना है और दोनों की इफिशियंसी बता दूं, तो आप दोनों की इफिशियंसी को जोड़कर इसे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इफिशियंसी निकलता कैसे है, मान के चलें कि रवि जो है 32 टाइप करने में 6 घंटा लगाता है, तो 1 घंटे में वो कितना कर रहा होगा, वही उसका इफिशियंसी होता है। तो पहला तरीका ये है कि आपको करना क्या है 110 लिखना है, और 32 करने में 6 घंटा लगता है, तो एक घंटे में कितना करेगा वो, तो क्या करेगा वो 32/6 करेगा। इसका एफिशिएंसी किसका आ गया, ये रवि का। अगर पूछता रवि इसको कितने दिन में करेगा, तो मैं यहाँ डिवाइड करके डायरेक्ट बता देता। लेकिन अभी भी इसमें एक और आदमी है, कौन, कुमार। अब कुमार का एफिशिएंसी क्या है 40/6,
40/5। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 110, और यहाँ से कितना जाएगा, 8 बार में चला जाएगा, और ये 3 बार में जाएगा, और ये 16 बार में जाएगा। तो यहाँ से 3 8 24 और 3 8 24 और 16, 24 16 कितना होगा, 24 एंड 16 40 होगा। 40/3, 3 चला जाएगा हमारा ऊपर, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यानी कि 33/4 आपका राइट आंसर होगा, ये भी घंटे में। तो ये कितना होगा, 4 8 32, सही, 1/4। अब 1/4 को क्या लिखेंगे मेरे भाई, कोई हड़बड़ी में 25 ना कर देना, क्योंकि आप 100 से डिवाइड नहीं, यहाँ इसको जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1/4 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 मिनट आएगा, यानी कि 8 घंटा 15 मिनट आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये क्या किया मैंने, 1 घंटे में रवि का एफिशिएंसी और किसका, कुमार का एफिशिएंसी क्या है, वहां से किया, आंसर ये आया, ठीक है। बाकी आप दूसरा तरीका अगर करना चाहते हैं, हो सकता है किसी को ये तरीका उतना अच्छा ना लगे, तो मैं एक दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ, जो क्या है MDH फॉर्मूला, जिसमें हर एक लोग पढ़ते ही हैं उसको, ठीक है, जब जब भी टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं। दिख रहा है बोर्ड पे, जैसे मैं मान के चलता हूँ रवि है, रवि क्या कर रहा है भाई साहब, ये 32 पेज टाइप कर रहा है। 32 टाइप काम जो होता है उसको नीचे लिखते हैं MDH बटा W। 32 ये क्या, रवि क्या कर रहा है, कितना दिन लगा रहा है, 6 दिन, और ये कितना दिन में कितना कर रहा है, 32 टाइप कर रहा है। उसके बाद कौन आया, कुमार क्या कर रहा है, ये 5 कर रहा है, और कितना 5 दिन में कर रहा है, 5 घंटे में कर रहा है, 40 पेज टेस्ट कर रहा है। अब क्या कर रहा है, रवि और कुमार दोनों मिलकर कर रहा है, और बोल रहा है कि ये कितने टाइम में करेगा, तो मैं मान लेता हूँ टाइम T है, और ये क्या है, 110 काम करवाना है। आपको पता है क्या लिखते हैं हम लोग, MDH बटा W। अब जो जो चीज दिया होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो चीज दिया होता है उसको नीचे लिखते हैं, जितना जानकारी दिया होता है। तो वर्क कितना है, 32 यूनिट, और ये क्या है, घंटा दिया है सिर्फ आवर, तो 6 घंटा। तो मैंने वही चीज इक्वल करने का कोशिश किया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक रिलेशन आएगा इस दोनों से, तो यहाँ से क्या आएगा, 4 8 32, 8 पंचा 40, और यहाँ से ये 5 से 5 चला जाएगा, और ये 4 दूनी 8, और ये 3, तो R/K कितना आ जाएगा। इससे हमें ये पता चल गया रवि और कुमार का जो इफिशियंसी है वो है कितना, 4/3। अब क्या करेंगे हम, ये वाला जो 2 टर्म बचा है इसमें से रखकर आंसर निकाल लेंगे। कुमार का एफिशिएंसी कितना आया है, 3, और कुमार कितना 5 घंटा का काम करता है, तो 40 यूनिट काम करता है। अब ये दोनों मिलकर कितना है, 7 इंटू T टाइम है, और काम कितना करवाना है, 110। तो यहाँ से 0 से 0 चला जाएगा, और यहाँ से देखेंगे तो और क्या जाएगा, कुछ छूटा तो नहीं, कुमार 30, ये 40, 110, और 4 और 3 7, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, 8 पंच 40, कुछ कटता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा, 8 88 15 165/4, कोई मिस्टेक है क्या, 6/32, और 5/40, RK प्लस T बटा 110, यहाँ से 6, ये कितना बार में चला गया, 5 8 40, थोड़ा सा कर लेते हैं, 5 8 40, ये यहाँ से 8 पंच 8 चौक 32, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये क्या था, रवि था, और ये 32 यूनिट काम कर रहा है, कितने देर में, 6, और ये कुमार है, कुमार कितना कर रहा है, 40 यूनिट, और ये कर रहा है कितना, 5 में। तो 8 चौका 32, 8 पंच 40, 5 से 5 चला गया, ये 3 और ये 2, तो रवि और कुमार का इफिशियंसी क्या आ गया, 2/3। अब किसी को इसमें रखेंगे तो 3 गुना 5 कुमार में रख देते हैं, और ये 40 इज इक्वल टू कितना होगा, 3 2 5 इंटू T बटा 110। ये 5 से 5 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 11 33/4 T का वैल्यू होगा, जो मैंने पहले बताया था। अब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। अब बोला कि एक गांव में निवासियों में से 10% की हैजा से मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण दशहत फैल जाता है, जिसके दौरान शेष निवासियों में से 25% गांव छोड़कर चले जाते हैं, तब जनसंख्या इतनी रह जाती है, तो मूल निवासियों की संख्या कितनी है।
तो इसको करने के कई सारे तरीके हैं, आप सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, या मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि आप एक्स मान लें कि पहले एजेंसियां एक्स थी और 10% लोग जब डेथ करेंगे तो बचे कितने होंगे 90%। 90% को क्या लिख सकते हैं 9/10। अब ये बचा हुआ होगा, अब इसमें से भी 25% लोग छोड़कर चले गए तो कितने लोग जो है कि बचे रह गए होंगे, तो 75% यानी कि 3/4 बोल सकते हैं। और इसी का वैल्यू कितना है 4050। 25 या 75, 25 चौका 100, 9 से कटता हुआ दिख रहा है, 9 चौका 36, 9 45 जीरो, और ये 3 से 150 बार में। आप देखेंगे 15 चौका 60 यानी कि 60 वाला आंसर होगा, 15 चौका 60 जीरो, तो 6000 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 38 है, इसके और इसके विकर्ण की लंबाई 22 है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। ये एक फिश टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पहले ही पूछा गया है, लेकिन मैं आपको लास्ट में एक शॉर्टकट बताऊंगा। पहले मैं आपको सारी बेसिक बातें बताता हूँ कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी कि L + B + H ये कितना दिया है, ये 38 दिया है। और विकर्ण क्या होता है L² + B² + H², इसका अंडर रूट, ये होता है विकर्ण, और ये कितना दिया है 22। ये क्या है, ये विकर्ण है, विकर्ण। ठीक है, जब भी आपको L² B² H² दिखे तो आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए, आपसे पूछा क्या है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है 2 × L + B B + H + L + H, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब क्या है यहाँ सोचने वाली बात क्या है कि आपको ये दोनों कंडीशन दिया है और आपसे ये पूछा है, तो इसको देख के आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। क्या बजनी चाहिए कि L + B + यानी कि A + B + C का होल स्क्वायर क्या होता है। मैं यहाँ लिखता हूँ पहले आपको समझाने के लिए, A + B + C का होल स्क्वायर, A² + B² + C² + 2 × AB + BC + CA। अब देखें आपको किसमें क्या है कि L + B + C ये वाला टर्म दिया हुआ है, उसके बाद क्या है आपसे ये वाला टर्म पूछा है, और ये वाला टर्म भी आपको दिया हुआ है, लेकिन ये रूट के फॉर्म में दिया है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ये वाला चीज अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि आप यहाँ 38 का स्क्वायर और ये 42 का स्क्वायर इस साइड आएगा, तो आपको अब इसको L + B + C के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, ये क्या हो गया, L + B + C के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखाएगा, L + B + C L + B + H होल स्क्वायर इज इक्वल टू L² + B² + H² + 2 × LB + BH + LH। अब देखें L + B + H कितना दिया है 38, 38 का स्क्वायर, और ये वाला टर्म कितना होगा, ये स्क्वायर इस साइड जाएगा तो 22, और इस साइड से आएगा तो 22 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × LB + BH + LH। ठीक है, अब यहाँ से जरूरी नहीं कि आपको 38 का होल स्क्वायर आना चाहिए, ये चीज किस पे दिख रहा है A² - B² का फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा है, तो हम डायरेक्टली बोलेंगे कि A + B × A × A - B, A + B कितना हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा, इंटू क्या होगा A - B, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 16, और यही आपका क्या होगा 2 × LB + BH + LH। और यही आपसे पूछा गया है कि 2 × LB + BH + LH, क्योंकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है 16 96 960, आपका क्या होगा आंसर होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 960। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, 20 क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसा लगा, आप क्लास के बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट में जरूर बताएंगे, और आपका स्कोर क्या रहा ये भी बताएंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।